गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको ज्योग्राफी के लेसन्स पढ़ाए हैं। अब मैं आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही हूँ, क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक, तो उसमें पहला लेसन है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, देखिए जैसे कि एक लड़की है रशीदा, बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसी के लिए मैं ये आपको बताती हूँ, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था आपको। आगे क्या है, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि क्या कल हुआ था। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब जानकारी हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ऐसे तो कोई नहीं जान पाएगा ना। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, ये हमें अतीत के बारे में कैसे पता चलता था। देखिए, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। 2 है कहीं, ये देखिए मानचित्र 2 है, इसमें नर्मदा नदी कहाँ है? देखिए कहीं दिख रही है आपको नर्मदा नदी? देख के बताइए। इसमें ये है नर्मदा नदी। ये क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? विघ्न पहाड़ियाँ, सोन नदी, आसपास हैं ये तीनों नदियाँ। सतपुड़ा से होकर सामने होती है। ठीक है, आगे कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख पहले से लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल ग्राहक थे जो आसपास जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों में के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या करते, संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। ठीक है, अगला, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। कैसे लगाएंगे? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, मतलब उगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व के में गारो तथा मध्य भारत में विघ्न पहाड़ियों का पता लगाओ। कैसे लगाएंगे? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विघ्न के उत्तर में स्थित थे। ठीक, ये किस चीज़ का चित्र है? उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। ठीक है,
अगला क्या है? मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। कैसे करेंगे? नदियाँ, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 पूर्व हुआ। गंगा नदी तथा इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। कैसे लगाएंगे पता? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय ऐसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। यहाँ पे क्या है? मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। मानचित्र एक कहाँ है? ये कहाँ बोल रहे हैं? मानचित्र एक कहाँ है? यही है, देख लो। ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम क्या था? देश का नाम है, देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को दिहोस तथा इंदोस
दिहोस तथा अथवा इंदोस जिसे बोलते हैं, और इस नदी से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखी जाती हैं उनको पांडुलिपि बोलते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकाला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पहले ये भोजपत्र होता था, इस पे पेड़ की छाल थी, छाल से लिखी जाती थी। ठीक है, पहले के ज़माने में इसको पांडुलिपियाँ बोलते हैं। बहुत सारी पांडुलिपियाँ होती हैं इस तरह की। क्या है? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये बनाया हुआ है, इसी को देख लीजिए आप। अगला क्या है? इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। क्या था? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों व राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं और जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकारों के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, ये देखिए। क्या तुम बता सकती हो या सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या कठिनाइयाँ आती थीं? क्या क्या आती थी कठिनाइयाँ, बताइए। इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों
मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ये क्या है? लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। हाँ, तो क्या था? उत्कीर्ण करवाया गया। या शासक के विषय में तुम अध्ययन 7 में पढ़ोगे। मतलब इसके शासन के विषय में तुम लेसन 7 में पढ़ोगे आगे चल के। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा था। ये क्या है? बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तरफ जो है क्या है? एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये पहले इस तरह के चांदी के सिक्के चलते थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए कितना अलग है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जब वे जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के विशेषण मतलब अवशेष मिलते होंगे? क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इसलिए इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अतीत एक या अनेक? अतीत एक है या अनेक है? इसके बारे में जानना है। क्या है? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक के अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन
से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। क्या है, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईश पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रकार से इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे क्या लिखा है, कुछ तिथियां दी हुई हैं इतिहास की। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईपू मतलब ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर आइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। या सुनो, एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह EC मतलब CE तथा BC के जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCI मतलब BCE का ब्योर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इस शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, बिफोर कॉमन एरा BCE का मतलब फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग क्या है, इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक, तो पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका लेसन समाप्त। अब हम कुछ उपयोगी शब्द बता रहे हैं आपको। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात, लिपिका, अर्थ निकालना, ये सारे क्या हैं, उपयोगी शब्द हैं इस लेसन में। ठीक है, तुम्हें एक पुरातात्विक
पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक है, क्या है, इसको सम्मिलन करना है। ठीक है, तब तक आप ढूंढिए, मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। हेलो बच्चों, तो ये मैं इसका मिलान करा देती हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप अपना दिमाग लगा के खुद से सॉल्व कीजिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक लेसन से ही मिल जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, सब कुछ इसी से मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये इसको बता दे रही हूँ, मिलान करा दे रही हूँ आपको। देखिए, नर्मदा नदी क्या है? आर्य का संग्रहालय, नर्मदा नदी आखेट तथा संग्रहालय। मगध पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ियाँ, प्राकृतिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। गंगा नदी प्रथम नगर है। गंगा घाटी क्या है? प्रथम नगर है। ठीक है, ये सुमेलन मैंने इसको कर दिया है मिलान। आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको ना कर पाइए, बहुत इजी है। आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या है। ठीक है, ये लेसन समाप्त होता है। अगला लेसन मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। ठीक, हिस्ट्री का चैप्टर 2।